हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एजेड डिजिटल लेक स्टडी। आज हम इस वीडियो में बात करें इंडियन पॉलिटी भारतीय राज्य व्यवस्था में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी तथा महान्यायवादी एजी। नियंत्रक महालेखा परीक्षक एक महत्वपूर्ण ही पद है। संविधान के अनुच्छेद 148 में भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक सीएजी की स्वतंत्र पद की व्यवस्था की गई है और अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी जो देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है, इसका उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 76 में किया गया है। इसमें जानेंगे नियुक्ति, शपथ एवं कार्यकाल के बारे में, इनकी स्वतंत्रताएं, कर्तव्य और शक्तियाँ। सीएजी की कर्तव्य और शक्तियाँ 151 में हैं। सीएजी की भूमिका और भारत का महाधिवक्ता के बारे में जानेंगे। सीएजी अनुच्छेद 148, यह भारतीय लेखा परीक्षक और लेखा विभाग का मुखिया होता है। यह लोक वित्त का संरक्षक होने के साथ साथ देश की संपूर्ण वित्तीय व्यवस्था का नियंत्रक होता है। इसका नियंत्रण राज्य एवं केंद्र दोनों स्तरों पर होता है। इसका कर्तव्य होता है कि भारत के संविधान एवं संसद की विधि के तहत वित्तीय प्रशासन को संभाले। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ने कहा था कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक भारतीय संविधान के तहत सबसे महत्वपूर्ण अधिकारी होगा। यह लोकतांत्रिक व्यवस्था में भारत सरकार के रक्षकों में से एक होगा। अब इसकी नियुक्ति, शपथ एवं कार्यकाल के बारे में जानेंगे। सीएजी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। इसकी शपथ लेता है भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखेगा, भारत की एकता एवं अखंडता को अक्षुण्ण रखेगा, सम्यक प्रकार से और श्रद्धापूर्वक तथा अपनी राय, पूरी योग्यता, ज्ञान, विवेक से अपने पद के कर्तव्यों का भय या पक्षपात, अनुराग या द्वेष के बिना पालन करूँगा और संविधान और विधियों की मर्यादा बनाए रखूँगा। सीएजी का कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो तब तक रहता है। सीएजी अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। कार्यकाल पूरा होने से पहले भी त्यागपत्र राष्ट्रपति को दे सकता है। सीएजी को हटाने की वही विधि अपनाई जाती है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए अपनाई जाती है, अर्थात संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत पारित कराकर इसका आधार उसके दुर्व्यवहार एवं अयोग्यता के प्रस्ताव पास कराकर। संविधान का 151वां अनुच्छेद सीएजी की अंकेक्षण प्रतिवेदन को बताता है। सीएजी की स्वतंत्रताएं क्या क्या हैं? सीएजी को कार्यकाल की सुरक्षा प्राप्त होती है, यानी कार्यकाल को घटाया बढ़ाया नहीं जा सकता है। किसी अन्य केंद्र या राज्य सरकार के पद के लिए योग्य नहीं होता है, यानी इस पद को पूरा करने के पश्चात किसी केंद्र या राज्य सरकार के पद धारण करने के योग्य नहीं होता है। वेतन उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के बराबर मिलता है। नियुक्ति के पश्चात वेतन, छुट्टी, पेंशन, आयु आदि में कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता है। इसके वेतन और भत्ते भारत की संचयी निधि पर आधारित होते हैं। वेतन और भत्ते भारत के संचयी निधि से दिए जाते हैं, अतः इन पर संसद में कोई मतदान नहीं किया जा सकता है। कोई मतदान नहीं हो सकते। चर्चा तो हो सकती है किंतु मतदान नहीं हो सकता है। सीएजी की कर्तव्य शक्तियाँ 151 में दी गई हैं। यह भारत की संचयी निधि, प्रत्येक राज्य की संचित निधि और प्रत्येक संघ शासित प्रदेश जहाँ विधानसभा हो सभी वे संबंधी लेखाओं की परीक्षा करता है। यह भारत के संचयी निधि और भारत के लोक लेखा सहित प्रत्येक राज्य की आकस्मिकता निधि और प्रत्येक राज्य के लोक सेवा से संबंधित लेन देन की लेखा परीक्षा करता है। यह केंद्र सरकार और राज्य सरकार के किसी विभाग द्वारा सभी टेंडिंग विनिर्माण, लाभ और हानि लेखाओं की तुलना पत्रों और अन्य आनुषंगिक लेखाओं की परीक्षा करता है। यह केंद्र और राज्य सरकार के राज्य से पर्याप्त रूप से वित्त पोषित सभी निकायों और प्राधिकरणों की प्राप्तियों और व्यय का लेखा परीक्षा करता है। पर विशिष्ट उद्देश्यों के लिए केंद्र और राज्य सरकारों से अनुदान प्राप्त करने वाले सभी निकायों और प्राधिकरणों के याद की लेखा परीक्षा करता है। यह केंद्र और राज्यों की सभी प्राप्तियों का लेखा जोखा करता है और यह सुनिश्चित करता है कि इससे संबंधित नियम और प्रक्रियाएं राजस्व के निर्धारण, संग्रहण, उचित आवंटन संबंधी प्रावधान जांच सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई हैं।
यह सीएजी केंद्र और राज्य सरकार के सभी कार्यालयों और सभी विभागों के रखे गए सभी स्टोर और स्टॉक के खातों का अंकेक्षण लेखा जोखा करता है। यह कंपनी अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सभी सरकारी कंपनियों के खातों की लेखा परीक्षा करता है। यह उन सभी निगमों के खातों का लेखा जोखा करता है जिनकी विधियों में उसके द्वारा लेखा परीक्षा का प्रावधान है। यह राष्ट्रपति या राज्यपाल के निवेदन पर किसी अन्य प्राधिकरण और अन्य निकाय की लेखाओं की परीक्षा भी कर सकता है। उदाहरण के लिए स्थानीय निकायों की लेखा परीक्षा। यह राष्ट्रपति को इस संबंध में सलाह देता है कि केंद्र और राज्य के लेखा किस प्रारूप में रखे जाने चाहिए। वह केंद्र सरकार के लेखाओं से संबंधित रिपोर्ट राष्ट्रपति को देता है, उसे संसद के पटल पर रखता है। अनुच्छेद 151 वह राज्य सरकार के लेखाओं संबंधित रिपोर्ट राज्यपाल को देता है, उसे राज्य विधान के पटल पर रखता है। अनुच्छेद 107 वह किसी कर या शुल्क की शुद्ध आगमों का निर्धारण और प्रमाणन करता है। अनुच्छेद 279 उसका प्रमाण पत्र अंतिम होगा। शुद्ध आगमों का अर्थ है कर या शुल्क की प्राप्तियां जिनमें संग्रहण की लागत संबंधित न हो। वह संसद के लोक लेखा समिति के गाइड मित्र और मार्गदर्शक के रूप में कार्य करता है। वह राज्य सरकारों के लेखाओं का संकलन और निरीक्षण करता है। सन 1976 में इसे केंद्रीय सरकार के लेखाओं के संकलन और निरीक्षण कार्य से मुक्त कर दिया है, क्योंकि लेखाओं को लेखा परीक्षा से अलग कर लेखाओं का विभागीकरण कर दिया गया है। सीएजी को अपने लेखा परीक्षा कर्तव्य के निर्वहन के संबंध में निम्नलिखित शक्तियाँ प्राप्त होती हैं। किसी भी कार्यालय या विभाग का निरीक्षण करना जो उसकी लेखा परीक्षा के अधीन है। सभी लेन देन की जांच और कार्यालय या विभाग के प्रभारी व्यक्ति से पूछताछ करना। किसी लेखा परीक्षित संस्था से किसी भी रिकॉर्ड, कागजात और दस्तावेजों की मांग करना। लेखा परीक्षा की सीमा और तरीके का निर्णय करना। सीएजी की भूमिका वित्तीय प्रापण के क्षेत्र में भारत के संविधान एवं संसदीय विधि के अनुच्छेद के प्रति निरंतर महालेखा परीक्षक उत्तरदायित्व है। सीएजी उत्तरदायित्व है कार्यकारी मंत्रिपरिषद की संसद के प्रति वित्तीय प्रशासन का उत्तरदायित्व सीएजी को लेखा परीक्षक रिपोर्टों के माध्यम से निश्चित किया जाता है। सीएजी राष्ट्र को राष्ट्रपति को 3 लेखा परीक्षा रिपोर्ट प्रस्तुत करता है। विनियोग खातों संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट, वित्तीय खातों संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट और सार्वजनिक उपक्रमों संबंधी लेखा परीक्षा रिपोर्ट। राष्ट्रपति इन रिपोर्टों को संसद के दोनों सदनों के समक्ष रखता है। इसके बाद लोक लेखा समिति इनकी जांच करती है और अपने निष्कर्ष से संसद को सूचित करती है। सीएजी की चुनौतियाँ क्या हैं? लोक लेखा समिति सीएजी हर साल संसद में प्रस्तुत सीएजी रिपोर्ट में सामने 1000 से 1500 अनुच्छेदों की कुल संख्या के मुकाबले 15 से 20 अनुच्छेदों की विस्तृत जांच करती है। मंत्रालय विभाग केवल उन्हीं लेखा परीक्षा अनुच्छेदों को गंभीरता से रहते हैं जो पीएसी में चर्चा के लिए आते हैं। मंत्रालय विभागों से अपेक्षा की जाती है कि वे अनुच्छेदों पर की गई कार्यवाही नोट प्रस्तुत करें जिन पर चर्चा नहीं की गई है। इस तरह की कार्यवाही की गई टिप्पणी मौलिक होने के बजाय काफ़ी हद तक औपचारिक होती है। राज्य विधानमंडलों में राज्य पीएसी द्वारा जांच किए जाने वाले लेखा परीक्षा अनुच्छेदों की एक बड़ी संख्या लंबित है। कुछ लंबित अनुच्छेद 10 से 20 साल पुराने हैं। रिपोर्ट में सामने आए मामलों की जांच में देरी से उनकी प्रासंगिकता कम हो जाती है। राज्य और केंद्र सरकार के विभागों में बड़ी संख्या में टिप्पणियों की वाली हजारों निरीक्षक रिपोर्टें अपेक्षित पड़ी हैं। इनमें से कई अनुच्छेदों का राजस्व प्रभाव है। लेखा परीक्षक आपत्तियों पर समय समय पर कार्यवाही नहीं करने की शायद ही कोई जवाबदेही हो। अब हम बात करेंगे महान्यायवादी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। संविधान के अनुच्छेद 76 में भारत के महान्यायवादी के पद का वर्णन है। यह देश का सर्वोच्च कानूनी अधिकारी होता है। यह कार्यपालिका का अंग होता है। नियुक्ति एवं कार्यकाल। नियुक्ति महान्यायवादी की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। योग्यता जो उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश के रूप में नियुक्ति के लिए आवश्यक हो, अर्थात से भारत का नागरिक होना चाहिए। उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में काम करने का 5 वर्षों तक अनुभव या किसी उच्च न्यायालय में वकालत करने का
10 वर्षों तक अनुभव या राष्ट्रपति के मतानुसार यह न्यायिक मामलों का योग्य व्यक्ति होना चाहिए। कार्यकाल संविधान द्वारा निश्चित नहीं किया गया है और न ही इसके हटाने की कोई मूल व्यवस्था है, अर्थात यह राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत कार्य करता है। यह अपना त्यागपत्र समय से पहले राष्ट्रपति को दे सकता है। परंपरा यह है कि जब सरकार मंत्रिपरिषद त्यागपत्र दे दे या उसे बदल दिया जाए तो उसे त्यागपत्र देना पड़ता है, क्योंकि उसकी नियुक्ति सरकार की सिफारिश से ही होती है। संविधान में महान्यायवादी का पारिश्रमिक तय नहीं किया गया है, उसे राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित पारिश्रमिक मिलता है। शक्तियाँ एवं कार्य एवं शक्तियाँ भारत सरकार को विधि संबंधी ऐसे विषयों पर सलाह जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। विधिक स्वरूप में ऐसे कर्तव्यों का पालन राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हैं जो राष्ट्रपति द्वारा सौंपे गए हों। संविधान या किसी अन्य विधि द्वारा प्रदान किए हुए कर्तव्यों का निर्वहन करना। राष्ट्रपति महान्यायवादी को निम्नलिखित कार्य सौंपता है। वह भारत सरकार से संबंधित मामलों को लेकर उन न्यायालय में भारत सरकार की ओर से पेश होना। संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत राष्ट्रपति के द्वारा न्यायालय में भारत सरकार का प्रतिनिधित्व करना। सरकार से संबंधित किसी मामले में उच्च न्यायालय में अधिकार एवं मर्यादाएं। भारत के किसी भी क्षेत्र में किसी भी अदालत में महान्यायवादी की सुनवाई का अधिकार है। इसके अतिरिक्त संसद के दोनों सदनों में बोलने या कार्यवाही में भाग लेने या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक मताधिकार के बगैर भाग लेने का अधिकार है। उसे एक संसद के अन्य की तरह सभी वेतन भत्ते एवं विशेष अधिकार भी मिलते हैं। सीएजी पर अन्य एजी भारत के महान्यायाधीश पर अन्य सीमाएं लगाई गई हैं। वह भारत सरकार के खिलाफ कोई सलाह या विश्लेषण नहीं कर सकता। सरकार की ओर से पेश होना है जिसे सरकार की ओर से पेश होना है बिना अनुमति के या किसी आपराधिक मंत्रालय संवैधानिक माध्यम से आपराधिक मंत्रालय में माध्यम में इस आशय का कोई प्रस्ताव संदर्भित किया जाता है या भारत सरकार के किसी विभाग या सार्वजनिक उपक्रम या संवैधानिक को अपनी सलाह नहीं देगा। सीएजी महान्यायवादी का सरकार का पूर्णकालिक वकील नहीं होता है, सरकारी कर्मी की श्रेणी में नहीं आता, इसलिए उसे अपने निजी कृत्यों के लिए रोका नहीं जा सकता है। महाधिवक्ता भारत का महाधिवक्ता महान्यायवादी के अतिरिक्त भारत सरकार के अन्य कानूनी अधिकारी होते हैं। ये हैं भारत के महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता। ये महान्यायवादी को उसकी जिम्मेदारियों को पूरा करने में सहायता करते हैं। यह उल्लेखनीय है कि महान्यायवादी का पद मंत्रिधान निर्मित है। दूसरे शब्दों में अनुच्छेद 76 में महाधिवक्ता एवं अपर महाधिवक्ता का उल्लेख नहीं किया गया है। महान्यायवादी केंद्रीय कैबिनेट का सदस्य नहीं होता है। सरकारी स्तर पर विधिक मामलों को देखने के लिए कैबिनेट मंत्री में पृथक कानूनी या विधि मंत्री होते हैं।